आप सब ने जलियांवाला बाग नरसंहार की कहानी तो सुनी ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग नरसंहार अंग्रेजों द्वारा किया गया पहला नरसंहार नहीं था। जी हाँ, इससे पहले भी अंग्रेजों ने एक जगह 282 क्रांतिकारियों को मारकर दफना दिया था, जिनकी चीखों की कहानी इतिहास भी भूल गया। ये क्रांतिकारी आज भी अपनी अंत्येष्टि की आस लगाए वहीं इंतजार कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पंजाब के अजनाला की, जहां साल 2014 में एक पुराने कुएं से 282 सैनिकों के कंकाल मिले। इसके बाद फिर खुलनी शुरू हुई इन कंकालों की कहानी, वो कहानी जो कई दशकों से अजनाला में दफन थी। कहानी उन क्रांतिकारियों की जिनकी चीख आज भी अजनाला में दफन है। नमस्कार, मैं रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। दरअसल साल 2014 में पंजाब के एक इतिहासकार और शोधार्थी सुरिंदर कोचर को कहीं से एक किताब मिली। इस किताब का नाम था क्राइसिस इन पंजाब फ्रॉम 10th मई अंटिल फॉल ऑफ दिल्ली। इसके लेखक थे अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर फ्रेडरिक हेनरी कूपर। जब इतिहासकार सुरिंदर कोचर ने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो उनके होश उड़ गए। फ्रेडरिक ने लिखा था कि मियां मीर छावनी, जो अब पाकिस्तान में है, यहाँ के लाहौर में तैनात भारतीय सैनिकों ने पोर्ट ग्रीस कारतूस का विरोध करना शुरू कर दिया। 10 मई 1857 को मेरठ में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। दरअसल सैनिकों में ये खबर फैल गई कि अंग्रेजी सेना में नए मंगाए गए कारतूसों के खोलों पर सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। ये खबर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा देने वाली थी। दरअसल बंदूक में कारतूसों को भरने से पहले सैनिकों को उनका खोल अपने मुंह से खींचकर निकालना होता था, लिहाजा नए कारतूस सैनिकों को नागवार गुजरे। बता दें कि ये राइफलें 1853 के राइफल के जखीरे का हिस्सा थी। इन कारतूसों के खिलाफ धीरे धीरे गुस्सा इतना बढ़ा कि 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों की सेना में शामिल सैनिक मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। लेकिन अब ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों ने इस सैन्य विद्रोह को आसानी से शांत करा दिया, पर इसके बाद मीर छावनी में भी इसे लेकर बगावत शुरू हो गई। इस विद्रोह में अंग्रेजों की सेना में शामिल भारतीय सिपाहियों ने कुछ ब्रिटिश अधिकारियों को मार गिराया। फिर ये सिपाही पंजाब की ओर बढ़ने लगे। फ्रेडरिक अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि ये बागी सिपाही 23 मील दूर तक निकल गए। इसके बाद अंग्रेज अफसरों ने इन्हें किसी तरह पकड़ा। अंग्रेज इस बगावत को हर हाल में दबा देना चाहते थे, लिहाजा तय हुआ कि सभी बागी सिपाहियों को फांसी दे दी जाए। इसके लिए अंग्रेजी अफसरों ने फंदे की व्यवस्था भी करा दी थी। लेकिन फिर जब भागे हुए सिपाहियों को वापस लाया गया तो उनकी कुल संख्या 282 थी। अब इतने लोगों को फांसी देने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के पास रस्सी नहीं थी, जिस वजह से इन 282 सिपाहियों की हत्या कर दी गई। अब सवाल ये था कि इन शवों का किया क्या जाए। इसके बाद फ्रेडरिक ने आगे जो लिखा उससे इस अजनाला का रहस्य थोड़ा साफ हुआ। फ्रेडरिक लिखते हैं कि पुलिस स्टेशन से लगभग 100 यार्ड की दूरी पर एक सूखा हुआ कुआं था। इन 282 क्रांतिकारियों के शवों को उसी कुएं में फेंक दिया गया और इस क्रूर हरकत को दबाने के लिए फ्रेडरिक ने उस कुएं के ऊपर मिट्टी डालकर उसे बंद कर दिया। फ्रेडरिक ने अपनी किताब में मौतों का जिक्र तो किया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि आखिर उसने इन 282 सिपाहियों का नरसंहार किया तो किया कैसे। बता दें कि इस क्रूरता का जिक्र उनके ही देश के लिबरल सांसद चार्ल्स गिल्पिन ने किया। उन्होंने फ्रेडरिक के इस नरसंहार के विरोध में 14 मार्च 1859 को डिस्ट्रक्शन ऑफ द 26 नेटिव इन्फेंट्री ऑब्जर्वेशंस के नाम से सदन में दिए अपने संबोधन में कहा था कि फ्रेडरिक ने भारतीय सेना की 26वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों की बेहद क्रूरता से सिर पर गोली मारकर हत्या करवा दी। इसके बाद जब इन शवों को कुएं में डाला गया तब भी कुछ लोग जिंदा थे, जिनकी सांसें उन शवों के ढेर में दबकर घुटी।
ये सभी लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। उन्हें अपनी सफाई तक नहीं देने दी गई, अपने बचाव में बोलने तक का मौका नहीं दिया गया, यहाँ तक कि उन पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया था। ये सब जानने के बाद इतिहासकार सुरिंदर कोचर ने इस कुएं की तलाश शुरू कर दी और खुशकिस्मती से उन्हें ये कुआं मिल भी गया। अब इस कुएं की खुदाई शुरू की गई और इसके बाद यहाँ से जो निकला उसने सबके होश उड़ा दिए। इस कुएं से एक एक कर नर कंकाल निकलने लगे। फिर इनकी जांच पड़ताल शुरू हुई। शुरुआती जांच में इसे अलग अलग चीज़ों से जोड़कर देखा गया। कुछ इतिहासकारों का कहना था कि ये कंकाल उन लोगों के हैं जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय हुए दंगों में मारे गए थे। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते थे कि ये कंकाल अंग्रेजों द्वारा मार दिए गए लोगों के थे। इस बात का पता लगाने के लिए इतिहासकार सुरिंदर कोचर ने इसकी जानकारी पंजाब विश्वविद्यालय के एंथ्रोपोलॉजिस्ट विभाग को दी। लिहाजा इसके बाद इन कंकालों का डीएनए और आइसोटोप अध्ययन CCMB हैदराबाद, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ और BHU जंतु विभाग के प्रोफेसर्स ने मिलकर किया। अब इन नरकंकालों का 7 वैज्ञानिकों की टीम ने भी अध्ययन किया और इसकी रिपोर्ट फ्रंटियर्स ऑफ जेनेटिक्स में प्रकाशित हुई, जिसमें कहा गया कि जब इन नरकंकालों के डीएनए को गंगा घाटी के लोगों से मैच करवाया गया था तो ये मैच हो गए, जिसके बाद ये बात साफ हुई कि कुएं में पाए गए मानव कंकाल पंजाब या पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के नहीं थे, जैसा कि आमतौर पर माना जा रहा था, बल्कि ये उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लोग हैं। जब इन सैन्य कंकालों की जांच की गई तो उसमें अंग्रेजों की बर्बरता के सबूत मिले। इसका जिक्र वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि सही सलामत बरामद 86 खोपड़ियों में हर एक की भौं के बीच यानी कि सर पर चोट के निशान हैं, जिससे साफ है कि उन्हें काफी करीब से गोली मारी गई होगी। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें यहाँ पत्थर की गोलियां भी मिली, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर 19वीं शताब्दी में कैदियों को मारने के लिए किया जाता था। हड्डी के नमूनों से ये पता चला कि उन सैनिकों के शरीर की कई हड्डियों को तोड़ा गया था। अब इस कहानी में एक और ट्विस्ट आया। अब तक फेडरिक की किताब में लिखी कहानी का वो कुआं भी मिल चुका था और उसके अंदर से 282 नरकंकाल भी, लेकिन ये साबित करना अभी बाकी था कि ये वही बागी सैनिक थे जिन्हें फेडरिक ने मार कर दफन कर दिया था। एक तरफ 282 नरकंकाल थे, दूसरी तरफ फेडरिक की किताब, लेकिन फिर भी इनके बीच की कड़ियों को जोड़ना अभी बाकी था। ज़रूरत थी इस बात की कि इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर जमी धूल को वैज्ञानिक तथ्यों के पैमाने पर कसते हुए साफ किया जाए। इसी दौरान BHU के एक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने इन कड़ियों को जोड़ने और इन सैनिकों को शहीदों की पहचान दिलाने की मुहिम छेड़ दी। प्रोफेसर चौबे की इस मुहिम का असर ये हुआ कि इतिहास की इस घटना की चर्चा शुरू हो गई। इसी बीच इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी कनाडा में रहने वाले भारतवंशी समीर पांडे को मिली। समीर के लिए फेडरिक की किताब, सुरिंदर कोचर की खोज और प्रोफेसर चौबे की मुहिम हैरान कर देने वाली थी। दरअसल समीर पांडे के घर में ऐसी ही घटनाक्रम की चर्चाएं हुआ करती थी, लिहाजा इस घटनाक्रम में समीर पांडे एक अहम कड़ी साबित होने जा रहे थे। समीर के परिवार के एक सदस्य अंग्रेजी सेना में थे। उनके मुताबिक साल 1857 के समय उनके पूर्वज रायबरेली में रहा करते थे और तब यहाँ के कई लोग अंग्रेजी सेना में शामिल थे, जिनमें से एक उनके परिवार के सदस्य भी थे। साल 1857 में उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ, पर फिर वो एक दिन अचानक से लापता हो गए और कभी वापस नहीं आए। इसके बाद अंग्रेजी सरकार उनके परिवार वालों को परेशान करने लगी, तो ये सभी लोग यहाँ से दक्षिण भारत चले गए। इस केस में समीर पांडे की ये कहानी रोशनी की किरण जैसी थी।
अब तक जिस बात को साइंटिफिकली प्रूव कर पाना मुश्किल लग रहा था, उस मुश्किल को आसान करने के लिए समीर पांडे अब सामने थे। अभी तक वैज्ञानिकों ने सामान्य अध्ययन के तौर पर यह पता कर लिया था कि कुएं में मिले कंकाल गंगा घाटी के लोगों के हैं, लेकिन अगर समीर पांडे का डीएनए अजनाला में मिले इन कंकालों के डीएनए से मैच हो गया तो इस बात की पुख्ता सबूत मिल जाएंगे। उधर अब भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार से संपर्क कर ब्रिटिश आर्काइव में से 1857 में मियां मीर इलाके में तैनात जवानों की सूची मंगवाई है, ताकि इसके आधार पर अजनाला में मिले इन 282 नरकंकालों की शिनाख्त की जा सके और अजनाला के शहीदों को देर से ही सही लेकिन पहचान मिल सके।